आप सिर्फ क्या करो, इस स्टोरी में जूस को रिप्लेस कर दो पैलेस्टीनियों के साथ और नाज़िस को रिप्लेस कर दो इसराइल के साथ। सिमिलर सी चीज़ हो रही है अब भी उन गेटोज़ में भी। उन गेटोज़ में क्या जाएगा, क्या आएगा, कौन अंदर जाएगा, कौन बाहर आएगा, कितने बजे आएगा, कितने बजे जाएगा, ये सारे नाज़ीज़ कंट्रोल करते थे। सेम थिंग इसराइली करता है फ़लस्तीनियों के साथ, सेम टू सेम। गाज़ा में जो फ़लस्तीनियों का जेनोसाइड हो रहा है वो एक ऑनगोइंग स्टोरी बन गया है। और जब हम दूर बैठ कर के इसको देख रहे हैं तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत टाइप की इन्फॉर्मेशन हमारी तरफ आ रही है। कुछ तो हिस्ट्री हम सीख रहे हैं, कुछ जियो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज़ के बारे में हम सीख रहे हैं, बहुत सारी फेक न्यूज़ भी मार्केट में चल रही है, बहुत सारी कंस्पिरेसी थियरीज भी फ्लोट की जा रही है। और ये होता इसलिए है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का एक कोई रीज़न बना लेते हैं और वो मैनी डिफरेंट इश्यूज़ को एक पर्टिकुलर एक कोई रीज़न के ऊपर ब्लेम कर देते हैं। जैसे कि वॉर, पावर्टी को एक रीज़न कोई बना लेंगे और उसके ऊपर ब्लेम कर देंगे। ये इसलिए होता है क्योंकि जो डिमांड है आंसर्स की वो उनकी सप्लाई से ज़्यादा है। उनके पास सप्लाई नहीं है आंसर्स का, बहुत डिमांड बहुत ज़्यादा है चीज़ों की, चीज़ें जो आंसर मांग रही हैं उनसे। तो अगर ऐसे जो लोग होते हैं ना तो वो क्रिटिकल थिंकर्स नहीं होते हैं। जैसे कि हम अब देखते हैं ना कि बहुत सारे लोग हैं कि अपनी हर प्रॉब्लम को गवर्नमेंट पे थोप देंगे, सरकार ने ऐसी करी, हमारी कौम पीछे है क्योंकि सरकार, मुझे जॉब नहीं लग रही क्योंकि सरकार ऐसी है, मैंने पढ़ाई अच्छी नहीं करी क्योंकि सरकार, हर चीज़ वो सरकार पे ब्लेम कर देते हैं। तो ये भी सही बात नहीं है। आपने मैनी डिफरेंट आंसर्स की तलाश में रहना चाहिए और आपका जो अप्रोच है किसी भी इशू को देखने के लिए वो एक न्यूआंस्ड अप्रोच होना चाहिए। हर चीज़ का आंसर ये नहीं हो सकता है कि अरे जूज सीक्रेटली वर्ल्ड को रन कर रहे हैं, और कॉन्स्पिरेसी थियरीज हर चीज़ का आंसर नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा सतह से नीचे जा कर के भी चीज़ों को देखना चाहिए। तो आज जिस चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं वो एक हाइपोथेसिस जैसा है, एक थ्योरी है, एक साइकोलॉजी की थ्योरी है जो जनरली प्रूवन है और वाइडर एक्सेप्टेंस इस थ्योरी का दुनिया में है। उस थ्योरी को लेकर के हम इजराइलियों की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं। और जब मैं इजरायली की बात कर रहा हूँ तो मेरा मतलब उससे इजराइल की जो करंट राइट विंग ज़ायनिस्ट गवर्नमेंट है जो जेनोसाइड कर रही है, मेरी मुराद उनसे रहेगी। क्योंकि हर जू ज़ायनिस्ट नहीं है ना, और हर जू ये नहीं चाहता कि फ़लस्तीनी मारे जाएं। तो ये डिस्टिंक्शन हमको करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम हर जू को एक ही उसमें लपेट लेंगे और एक ही चादर के अंदर उनको देखेंगे तो वो एंटी सेमेटिक हो जाता है। वो फिर अगेन वो एक ही बात हो जाती है कि आप बहुत सारे डिफरेंट रीजंस का, बहुत सारे डिफरेंट इश्यूज़ का एक ही रीज़न बना ले रहे हो। तो इजरायली से जब मैं बात करूंगा तो उसका मतलब ये होगा जो राइट विंग ज़ायनिस्ट इजरायली है जो फ़लस्तीनियों का जेनोसाइड चाहते हैं, वो लोग। आपने ये कहावत सुनी है क्या, हर्ट पीपल? इसको अगर मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूँ तो इसका मतलब ये होगा कि जो लोग जिनको किसी ने हर्ट किया है वो आगे जाके दूसरे लोगों को भी हर्ट करते हैं। ये एक साइकोलॉजी की थ्योरी है जिसके अंदर ये देखा गया है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ कुछ गलत हुआ, जिनके साथ अब्यूज़ हुआ उनके बचपन में कह लो या उनकी अर्ली लाइफ में, तो इट इज़ मोर लाइकली कि वो अपने साथ होने वाले अब्यूज़ को रिपीट करें किसी और के ऊपर। उनके साथ जो हुआ वो किसी और के ऊपर भी करने की उनकी टेंडेंसीज होती हैं। और ये सब में नहीं होता ऑफ कोर्स, लेकिन लार्जली जब साइकोलॉजिस्ट किसी के बिहेवियर को डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि क्यों ये इंसान अब्यूज़िव है, तो मोर लाइकली उसका आंसर ये होता है कि इसके साथ बचपन में कुछ अब्यूज़ हुआ होगा, इसीलिए वो एक अब्यूज़िव टेंडेंसी का, प्रकृति का आदमी है। ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने ट्रॉमा और अब्यूज़ अपनी लाइफ में देखा है तो उनके अंदर ना अनरिजॉल्व इमोशनल इश्यूज होते हैं, साइकोलॉजिकल स्कार्स होते हैं। उनके जो एक्सपीरियंस है वो उनकी ज़िंदगी में डिफरेंट वेज में मैनिफेस्ट होते हैं। उनको गुस्सा जल्दी आएगा, वो दूसरों का भरोसा नहीं करेंगे, उनके जो पर्सनल रिलेशनशिप फॉर्मेशन है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। और इन सम केसेस जो ये व्यक्ति हैं वो इनएडवर्टेंटली, मतलब ना चाहते हुए भी दूसरे लोगों को हर्ट करते हैं बिकॉज ऑफ देयर अनरिजॉल्व ट्रामा, उनका जो अनरिजॉल्व इश्यूज है उनके बचपन के, उसकी वजह से। जैसे फॉर एग्जांपल जो पीडोफाइल्स होते हैं, जो बच्चों को सेक्सुअली अब्यूज़ करते हैं, ऐसे जो लोग होते हैं अगर आप उनकी हिस्ट्री में जा कर के देखेंगे
तो आप ये पाएंगे कि ज़्यादातर पेडोफाइल्स जो होते हैं उनको भी उनके बचपन में किसी ने सेक्सुअली अब्यूज़ किया होता है, इसीलिए वो बिहेवियर उनके अंदर भी आ जाता है। ऐसा देखा गया है कई केसेस में। ये जो चीज़ें होती हैं वो लर्न बिहेवियर होता है, लोग एग्जाम्पल से सीखते हैं। वो अपने एनवायरनमेंट में अगर अब्यूज़ देखेंगे तो वैसा ही अब्यूज़ और हार्मफुल बिहेवियर वो रेप्लिकेट करेंगे, क्योंकि वो ही चीज़ें उन्होंने बचपन में दिखी है। और अब्यूसिव पैटर्न्स जो है वो जनरेशन दर जनरेशन भी पास ऑन होता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि अगर कोई बाप है जो अपने बेटे को बहुत मारता है, हर गलती पे मारता है, आप देखोगे कि वो जो बच्चा है वो जब भी स्कूल में जाएगा या अपने दोस्तों में जाएगा तो वहाँ भी वो लोगों को मारेगा। उसने वो सीखा है उसके बाप से, उसने ये सीखा है कि कम्युनिकेट ऐसे किया जाता है, जब आपको गुस्सा आता है तो आप किसी को मारते हो, ये तो एक नॉर्मल बिहेवियर है, ये उसने उसके बाप से सीखा। तो वही वो बिहेवियर को आगे भी रेप्लिकेट करता है और ये चीज़ें फिर वो अपने बच्चे को अब्यूज़ करेगा, वो उसको मारेगा। तो ऐसे ही ये जो ट्रॉमा है वो जनरेशनल ट्रॉमा बन के एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को पास ऑन भी होता रहता है। एक और एग्जांपल अगर हम देखेंगे कि लड़कियों के साथ ये होता है कि अगर उनका फादर, उनका बाप उनके साथ अब्यूजिव रहा है, उनको बहुत मारता है, तो वैसी लड़कियों की टेंडेंसी ये बन जाती है कि उनको लड़के वैसे ही पसंद आते हैं जो उनको अब्यूज़ करें, क्योंकि उनको वही भाषा समझ में आती है। उन्होंने अपने बाप को उनको मारते हुए देखा तो उनको लगता है कि अपने इमोशंस को ऐसे ही एक्सप्रेस किया जाता है, और जब वो अब्यूसिव बिहेवियर किसी और आदमी में देखती है तो वो फेमिलियर भी लगता है उसको उसको लगता है हाँ ये एक फेमिलियर चीज़ है और वो उससे अट्रैक्ट हो जाती है। तो ऐसे भी आपका बचपन का देखा हुआ सहा हुआ अब्यूज़ आपके बिहेवियर को ऐसे नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है, आपकी टेंडेंसीज वैसी बना देता है। और ऐसे जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो एक अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज़म्स डेवलप कर लेते हैं अपने अंदर। उन कोपिंग मैकेनिज़म्स के वजह से ये इनका जो बिहेवियर होता है वो बहुत डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर होता है। वो डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर इनके लिए भी डिस्ट्रक्टिव होता है और ये अपने अतराफ़ के लोगों को भी हर्ट कर देते हैं। कोई शराबी बन जाएगा, कोई नशेड़ी बन जाएगा, ड्रग्स लेगा, अपने आप को भी हर्ट करेगा और वो अपने अतराफ़ के लोगों को भी हर्ट करता है। जैसे कि अगर आप एक एग्जांपल देख लो कि अगर कोई बच्चा है जिसने अपने माँ बाप को बहुत लड़ते हुए देखा और इवेंचुअली उसने देखा कि उसके माँ बाप का डिवोर्स हो गया, उसका क्या हो जाता है ना कि उसके पास भी इन चीज़ों को बचपन से जब वो देख रहा है, इन झगड़ों को देख रहा है, तो उनसे डील करने का कोपिंग मैकेनिज्म बहुत अनहेल्दी सा हो जाता है। तो आप उन केसेस में ये देखोगे कि जब उन बच्चों की भी वो शादी होती है तो वो वैसे बिहेवियर्स उनके स्पाउस के, उनकी बीवी या उनके हस्बैंड के साथ भी करते हैं। तो उनके जो स्पाउस होती है, उनके जो हस्बैंड या वाइफ होती है, वो भी इन केसेस में इन लोगों के बिहेवियर के वजह से हर्ट हो जाती है, क्योंकि उनका भी रिलेशनशिप ख़राब हो जाता है इनके अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म्स के वजह से। तो ये तो हो गई एक इंडिविजुअल की बात जो थियोरी जनरली साइकोलॉजी की दुनिया में एक्सेप्टेड है। अब हाइपोथेसिस मैं ये कर रहा हूँ कि क्या सेम चीज़ सच हो सकती है लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल के लिए, एथनिक ग्रुप्स के लिए, नेशंस के लिए, उनके लिए क्या सिमिलर चीज़ अप्लाई हो सकती है? क्योंकि नेशंस का और एथनिक ग्रुप्स का भी एक हिस्टोरिकल ट्रॉमा होता है। सिमिलर टू इंडिविजुअल्स, नेशंस, ग्रुप्स जो होते हैं, ये जो ट्रॉमा उन्होंने कॉलोनाइजेशन के वजह से, जेनोसाइड के वजह से या कोई वॉर के वजह से सहा है, ये ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस उनकी मेमोरी में लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ सकती है और छोड़ती है उनके कलेक्टिव कॉन्शियसनेस पे। और ये ट्रॉमा ट्रांसजनरेशनल ट्रॉमा बन जाता है, क्योंकि ट्रॉमा एक्सपीरियंस्ड बाय अ ग्रुप, एक ग्रुप जो ट्रॉमा एक्सपीरियंस करता है वो अपना ट्रॉमा पास ऑन भी करेगा अपनी नेक्स्ट जनरेशन को। तो मुझे लगता है कि ये एक कलेक्टिव मेमोरी सफरिंग की और विक्टिमाइजेशन की बन जाती होगी, जो उनके ग्रुप डायनामिक्स, अंदर के ग्रुप डायनामिक्स और दूसरे ग्रुप के साथ जो उनके रिलेशंस हैं उसको भी इफ़ेक्ट करता होगा। जैसे कि एक ट्राइब के रिलेशंस, अंदर के इश्यूज़ में भी, आपस के रिलेशन में भी ये इम्पैक्ट होगा उनका जनरेशनल ट्रॉमा का, और उस ग्रुप का रिलेशनशिप विद अदर ग्रुप वो भी इम्पैक्ट हो जाएगा इस ट्रांसजनरेशनल ट्रॉमा की वजह से। जब एक ग्रुप के साथ बहुत ज़्यादा अब्यूज़ और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार हुए होंगे हिस्ट्री के अंदर, तो मोर लाइकली है कि वो जब दूसरे ग्रुप्स के साथ अब आगे जाके मिलेंगे तो वो उनका बिहेवियर थोड़ा सा हॉस्टाइल रहेगा।
शायद वो दूसरे ग्रुप की तरफ एक एग्रेशन सा दिखाएं, क्योंकि वो पहले से डरे हुए हैं, क्योंकि पहले एक दूसरे ग्रुप ने उनके ऊपर अब्यूज़ ऑलरेडी किया हुआ है। तो आगे भी वो दूसरे ग्रुप से जब मिलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो ज़्यादा केयरफुल रहेंगे, उनकी जो दीवार है वो ज़्यादा ऊंची रहेंगी, और उनकी जो सेंस है, उनकी जो डिज़ायर है बदले की और जस्टिस की, वो कहीं ना कहीं एक वॉयलेंस और अब्यूज़ का साइकिल शुरू कर सकती है। अब आप देखो नाज़ी लोगों ने क्या किया जूस के साथ, उनका जेनोसाइड किया, उनको परसिक्यूट किया, उनको मारा, यहाँ तक कि 6 मिलियन जूस मार दिए। नाज़ीज़ ने क्या किया था, यहूदियों को अपने घरों से निकाल दिया, उनको घरों से निकाल के एक छोटी छोटी स्पेसेस में बंद कर दिया था। उनको गेटोज़ बोलते थे, छोटे मोहल्ले जो अच्छे ऑर्गेनाइज नहीं रहते थे, वहाँ पे कुछ अच्छी रिसोर्सेज नहीं रहती थी, ऐसे कोनों में, ऐसे नेबरहुड्स में उनको बंद कर देते थे यहूदियों को नाज़ीज़। उनकी ज़मीन भी उनसे छीन ली, और हर चीज़ वो जो ओन करते थे वो नाज़ीज़ ने यहूदियों से छीन लिया था। हॉलोकॉस्ट के टाइम में जो इन्होंने गेटोज इसलिए बनाए थे क्योंकि नाज़ी क्या चाहते थे कि वो सबको सेपरेट करे, उनको परसिक्यूट करे, और अल्टीमेटली यूरोप के जूस को साफ कर देने का उनका इरादा था। जूस को ज़बरदस्ती इन गेटोज में ढकेला जाता था, क्यों, और वहाँ की जो लिविंग कंडीशंस थे वो बहुत भयानक थे, बहुत ख़तरनाक थे। वहाँ पे बीमारियाँ फैलती थी, गंदगी थी, खाने को नहीं होता था लोगों को। इतनी बदतरीन कंडीशंस में नाज़ीज़ ने जूस को रखा था। और ये जो गेटोज़ होते थे वो एनक्लोज्ड रहते थे, ऐसे छोटे छोटे एरियाज़ वो बना लेते थे ताकि जूस और नॉन जूस के बीच, पॉपुलेशन के बीच में एक डिवाइड रहे, उनको नॉन जूइश पॉपुलेशन से अलग रखा जाए, जूइश कम्युनिटीज़ को। क्या आपको ये सिमिलर साउंड नहीं कर रहा? आप सिर्फ क्या करो, इस स्टोरी में जूस को रिप्लेस कर दो पैलेस्टीनियों के साथ, और नाज़ीज़ को रिप्लेस कर दो इसराइल के साथ। सिमिलर सी चीज़ हो रही है अब भी। उन गेटोज़ में क्या जाएगा, क्या आएगा, कौन अंदर जाएगा, कौन बाहर आएगा, कितने बजे आएगा, कितने बजे जाएगा, ये सारे नाज़ीज़ कंट्रोल करते थे। सेम थिंग इजराइली करता है फ़लस्तीनियों के साथ, सेम टू सेम। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो जूस के साथ हुआ वो एग्जैक्टली फ़लस्तीनियों के साथ हो रहा है, जैसे कि जूस को कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में रखा गया और फिर इंडस्ट्रियल लेवल पे उनको मारा गया। अभी फ़लस्तीनियों के साथ वैसा नहीं हो रहा है, सेम टू सेम नहीं है, बट सिमिलर ज़रूर है, बिहेवियर बहुत सिमिलर है। जो इजरायली गवर्नमेंट जो बिहेव कर रही है जिस तरीके से, वो नाज़ीज़ से बहुत मिलता जुलता है। जहाँ पे बहुत सारे डिफरेंसेस हैं नाज़ीज़ में और इजरायली गवर्नमेंट में, वहाँ बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ भी है। और सिमिलर सा प्रोसेस भी इजरायली गवर्नमेंट ने किया है डीह्यूमनाइज करने का फ़लस्तीनियों को, जो नाज़ीज़ ने किया था जूस के साथ। आप एक इजरायली बच्चे की या एक इजरायली सिटीज़न की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करिए कि क्यों उनके अंदर एक डीप रूटेड हेट्रेड है फ़लस्तीनियों की तरफ। आप अगर इजराइल में पैदा हुए, हर थोड़े दिन में आपको ये न्यूज़ मिलती है कि आपके तरफ रॉकेट्स फायर हो रहे हैं। जब आपके तरफ रॉकेट्स फायर हो रहे हैं तो आपका सायरन बजता है स्कूल में, फिर आप जाके स्कूल में कहीं छुप जाते हो जब तक वो रॉकेट इंटरसेप्ट नहीं हो जाते, और आपको बोला जा रहा है कि ये जो है फ़लस्तीनी है वो बिना वजह के आपसे नफ़रत करते हैं और वहाँ से आपके लिए रॉकेट फेंकते हैं ताकि आप मर जाएं। और वो आपको इसलिए मारना चाहते हैं जस्ट बिकॉज क्योंकि आप जू हैं, और वो सारे यहूदियों को मार देना चाहते हैं, इंक्लूडिंग एवरीवन यू लव। आप जिससे भी आप मोहब्बत करते हैं इस दुनिया में, वो फ़लस्तीनी चाहते हैं कि आपको मार दे। ऐसा नॉलेज वो यहूदी बच्चों को दिया जाता है। और धीरे धीरे जब वो बच्चे ये भी सीख रहे हैं कि उनके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में क्या जेनोसाइड हुआ था, कैसी एट्रोसिटीज़ हुई थी, वो भी हिस्ट्री है, वो भी सीख रहे हैं। अनइमेजिनेबल थिंग्स उनके बाप दादाओं के साथ हुई थी नाज़ी रिजीम के दौरान, तो वो हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं कि हमारे बाप दादा के साथ ये हुआ था, और वो ये भी देख रहे हैं कि फ़लस्तीनी भी हमारे साथ सेम चीज़ करना चाह रहे हैं, ये भी उनको सिखाया जाता है। अब जब आप फ़लस्तीनियों से डरे हुए हैं, एक इजरायली बच्चा फ़लस्तीनियों से डरा हुआ है, तो वो जो है वो डर फ़लस्तीनियों का उसके अंदर वो एक इंटेंस हेट्रेड के अंदर तब्दील हो जाता है। अब जो अटैक्स आपके ऊपर हो रहे हैं, जो फ़लस्तीन से या गाज़ा से जो आपके रॉकेट्स आ रहे हैं, वो आप इक्वेट कर लेते हो जो पास्ट में हुआ उससे, उन इंस्टेंसेस से या उस हिस्ट्री से इसको भी आप कनेक्ट कर लेते हो। अब क्या हो गया, अब वो इजरायली बच्चा वायलेंट भी हो गया, और फ़लस्तीनी लोग अब उसके लिए लोग नहीं रहे। उसको जो है डीह्यूमनाइज हो गए हैं फ़लस्तीनी लोग उसके लिए।
सेम थिंग नाज़ीज़ ने किया था अपनी पॉपुलेशन को जूस के ख़िलाफ़। जूस को डिह्यूमनाइज कर दिया था उन्होंने, और ये प्रोपेगेंडा अपनी पॉपुलेशन को बताया था कि जूस उनके लिए डेंजरस है, उनके कल्चर के लिए, उनकी सोसाइटी के लिए ख़तरनाक है। और जब ये फ़लस्तीनी बच्चा सीख रहा है, वो बड़ा होता है तो वो देखता है कि जो बिग डैडी यूएस है उसका अप्रूवल भी उसको है, मीडिया का अप्रूवल भी उसको है। तो बच्चा क्या करता है कि वो नैरेटिव के साथ फ्लो होने लगता है। वो इनवर्ड नहीं देखता, वो ये नहीं देखता कि हमारी क्या गलतियाँ हैं। और जनरली कितने लोग अपनी खुद की गलतियाँ देख पाते हैं, या खुद के ग्रुप की, खुद के रिलीजन की गलतियों पे कितने लोग गौर कर पाते हैं? बहुत लोग नहीं करते, तो ये लोग भी नहीं करते। ये भी ह्यूमन टेंडेंसी ही है। और नाज़ीज़ ने जो जूस के ऊपर जुल्म ढाए, यही वजह है जो वेस्ट है वो गिल्टी महसूस करता है। उनके अंदर एक कलेक्टिव गिल्ट है कि हम गोरे लोगों ने इन यहूदियों के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म किया है। ये भी एक रीज़न है कि वो यहूदियों को किसी भी कॉज में सपोर्ट करने चले जाते हैं ब्लाइंडली। वो रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं कि जो जूस के ऊपर हुआ, नाज़ीज़ ने जो वो किया, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल और गिल्टी फील करते हैं। और जो चीज़ अगर उनको थोड़ा सा भी किसी ने बोल दिया कि ये चीज़ एंटी सेमेटिक है, जूस के ख़िलाफ़ है, तो वो उसको सपोर्ट ही नहीं करना चाहते, वो उसकी तह में जाना ही नहीं चाहते। आज के डेट में इज़राइल का ये कहना है कि वो हमास को पूरी तरह ख़त्म कर देना चाहते हैं। उस ख़त्म करने के ऑपरेशन के दौरान वो कई फ़लस्तीनी सिविलियंस को भी मार रहे हैं। अब सोचो, आप कितने भी हमास के लीडर्स को उठा उठा के मार लो, लेकिन ये जो लोग हैं, जो आम लोग जिन्होंने अपनी पूरी फैमिलीज़ को मरते हुए अपनी आंखों के सामने देखा, क्या वो इज़राइल की तरफ फ्रेंडली रहेंगे? नहीं, वो तो और डिटरमिन्ड फोर्स क्रिएट हो जाएगी जो इज़राइल से लड़ने के लिए तैयार हो जाएगी। वो अब मौत से भी नहीं डरेंगे, क्योंकि उन्होंने हर वो चीज़ जिसके लिए ज़िंदा रहना चाहता है इंसान, उसको तो खो दिया। अब हमास को ख़त्म करने के बजाय एक ऐसी फोर्स खड़ी हो जाएगी जो हमास से भी ज़्यादा डिटरमाइंड है इज़राइल के ख़ात्मे के लिए। ये इज़राइल खुद क्रिएट कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वो जितना गाज़ा को आइसोलेट और कंटेन करने की कोशिश करेंगे, उतना इज़राइल लेस सेफ बनेगा। और फ़लस्तीनियों की जो स्टोरी है वो शुरू और ख़त्म हमास के साथ नहीं होती, उनका एक अपना स्ट्रगल है। पूरी दुनिया ये बोलती है कि देयर शुड बी अ 2 स्टेट सोल्यूशन, 2 कंट्रीज़ वहाँ बनना चाहिए, एक जूस के लिए और एक फ़लस्तीनियों के लिए। मगर इस टू स्टेट सोल्यूशन को ख़त्म करने वाला, इसको किल करने वाला सबसे बड़ा आदमी नेतन्याहू ही है। वो एक्टिवली ट्राई कर रहा है कि 2 स्टेट सोल्यूशन को वो किल कर दे। वो खुद बोलता है कि 2 स्टेट सोल्यूशन उसको नहीं चाहिए, ये हो नहीं सकता, यहाँ सिर्फ जूस रहेंगे। इसका मतलब क्या है? फ़लस्तीनी कहाँ जाएंगे? वो उनको मारने का इरादा रखता होगा। अगर लोग ओपन एयर प्रिजन में रहेंगे तो वो फाइट बैक नहीं करेंगे। अब जब अगर ऐसी जब फोर्स वो क्रिएट कर देंगे, ऐसे हेट वो क्रिएट कर देंगे लोगों के मन में इज़राइल के ख़िलाफ़, तो ऐसे अटैक्स जो हुए थे थोड़े दिन पहले, वैसे अटैक्स भी होते रहेंगे। तो इज़राइल सेफ़ कहाँ हुआ फिर? ये मिलिट्री एक्शन के वजह से इज़राइल सेफ़ तो हुआ नहीं, और भी ज़्यादा ख़तरे में आ गया। अब वो 2 स्टेट सोल्यूशन नहीं चाहते, उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, उनको मारेंगे, पीस पॉसिबल नहीं है, सेफ अब वो है नहीं, तो ऑप्शन बचा क्या? इज़राइल के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है जो नाज़ीज़ के पास बचा था, कि सारे फ़लस्तीनियों को मारो, जेनोसाइड कर दो उनका। इसके अलावा तो कोई ऑप्शन खुद ही उन्होंने रखा नहीं। खुद ही ऐसी सिचुएशन में चीज़ों को लेके आ गए कि जेनोसाइड के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। तो वही सेम साइकिल ऑफ अब्यूज़ और जेनोसाइड, ये नाज़ीज़ की जो शुरू की हुई है, ये इज़राइली राइट विंग ज़ायनिस्ट ने उसको फुल सर्कल लेके आया। पहले वो विक्टिम थे, अब वो परपिट्रेटर है इस वायलेंस के। यहाँ तक कि एक इज़राइली मिनिस्टर ने खुद ये कहा है कि उन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा देना चाहिए गाज़ा पे। ये सोच कहाँ से आ रही है? ये सोच उनके अंदर है, और वो इस सोच के बारे में बात भी करते हैं। एवरी नाउ एंड अगेन वो ऐसी चीज़ें बोलते हैं जिससे उनके पीछे के इंटेंट और उनकी एक्शंस की वजह समझ में आती है कि वो ये क्यों कर रहे हैं और वो क्यों करना चाहते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये जो साइकिल ऑफ वायलेंस है जो इंडिविजुअल्स में चलती है, वो हर इंडिविजुअल के लिए ट्रू नहीं है। बहुत सारे लोग एक अच्छा कोपिंग मैकेनिज़्म बना करके उससे बाहर भी आ सकते हैं। वैसे ही ट्रू है एथनिक ग्रुप्स के लिए, नेशंस के लिए, कि उस साइकिल ऑफ वायलेंस को वो बंद करके अच्छे रास्ते पे भी चल सकते हैं। लेकिन ये हाइपोथेसिस जो हमने अभी किया है इस वीडियो के अंदर, इसके अंदर
बहुत सारा एविडेंस है टू जस्ट इग्नोर दिस हाइपोथेसिस कि हर्ट पीपल,